द डिबेट में आपका स्वागत है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा पर चर्चा की गई है, जिसे हम तीसरी आंख या आज्ञा चक्र के नाम से जानते हैं। इसे हमारे माथे के ठीक पीछे मौजूद एक, आप कह सकती हैं, सोई हुई महाशक्ति बताया गया है। और यहीं से मुझे लगता है हमारी आज की चर्चा का मुद्दा शुरू होता है। स्रोत सामग्री में इस तीसरी आंख को दिमाग में मौजूद पीनियल ग्लैंड से जोड़ा गया है। तो सवाल यह है कि क्या यह सच में एक भूली बिसरी ब्रेन हैक तकनीक है, जिसे अगर हम सक्रिय कर लें तो हमें असाधारण मानसिक क्षमताएं और स्पष्टता मिल सकती है, या फिर ये सिर्फ आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक विकास को समझाने के लिए एक बहुत शक्तिशाली रूपक, एक सिंबल है। मेरा मानना है कि स्रोत इसे सिर्फ एक प्रतीक नहीं मानता, वो इसे एक एक्टिव किए जा सकने वाले बायोलॉजिकल उपकरण के तौर पर पेश करता है, जो पुराने यौगिक विज्ञान को आज की मॉडर्न भाषा में हमारे सामने रखता है। और मैं ये तर्क दूंगा कि ये असल में आध्यात्मिक रूपकों और वैज्ञानिक लगने वाली शब्दावली का एक बहुत ही चालाकी से किया गया मिश्रण है। इसके दावों को किसी लिटरल बायोलॉजिकल प्रोसेस के तौर पर देखने के बजाय साइकोलॉजिकल समझ बढ़ाने वाले एक गाइड के रूप में देखना कहीं ज्यादा सही होगा। देखिए, स्रोत में जो बातें कही गई हैं वे बहुत साफ हैं। ये तीसरी आंख को कोई पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि एक प्राचीन ब्रेन हैक कहता है, जो सीधे सीधे हमारे दिमाग के केंद्र में मौजूद मटर के दाने जितनी पीनियल ग्लैंड से जुड़ा है। ये कोई हवाई बात नहीं है। स्रोत को एक पूरी लॉजिकल प्रक्रिया बताता है। प्राण शक्ति यानी हमारी जीवन ऊर्जा, सुषुम्ना नाड़ी, जिसे आप रीढ़ के साथ चलने वाला एक मुख्य एनर्जी चैनल समझ सकते हैं, के माध्यम से ऊपर उठकर आज्ञा चक्र को हिट करती है और उसे जगाती है। इसे जादू टोना नहीं, बल्कि बायो इंजीनियरिंग का नाम दिया गया है। यहीं पर मुझे पहली आपत्ति है। आपने बायो इंजीनियरिंग और पीनियल ग्लैंड जैसे भारी शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसा कि स्रोत करता है। लेकिन ये असल में आध्यात्मिक विचारों को वैज्ञानिक जामा पहनाने जैसा है। जहां तक विज्ञान की बात है, पीनियल ग्लैंड का एक ही काम एस्टैब्लिश्ड है, मेलेटोनिन हार्मोन बनाना, जो हमारी नींद के चक्र को कंट्रोल करता है। स्रोत खुद भी ये मानता है, भी बायोलॉजी की किताबें यही कहती हैं। इसका काम कॉस्मिक वाईफाई से जुड़ना या भविष्य देखना नहीं है। तो क्या हम एक एस्टैब्लिश्ड बायोलॉजिकल फैक्ट को नजरअंदाज कर दें? आप इसे नजरअंदाज करना कह रही हैं? मैं इसे सीमित ज्ञान से आगे देखना कहती हूँ। स्रोत ये भी बताता है कि ये ग्रंथि निष्क्रिय क्यों हो गई है। फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट और प्रोसेस्ड खाने की वजह से होने वाले कैल्सिफिकेशन, मतलब उस पर एक परत जम जाने का जिक्र है। ये तो एक ठोस फिजिकल कारण है। अगर कोई चीज भौतिक कारणों से प्रभावित हो सकती है, तो वो खुद भी तो भौतिक ही हुई है ना। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट विचार नहीं है। ये एक शारीरिक अंग है जो बाहरी चीजों से बिगड़ता है और जिसे खास अभ्यासों से ठीक किया जा सकता है। यह एक दिलचस्प तर्क है, लेकिन स्रोत खुद ही अपने तर्कों में विरोधाभास पैदा करता है। इसमें शिव द्वारा कामदेव को भस्म करने की कहानी का जिक्र है। अब इसे ऐसे तो नहीं समझाया गया कि शिव के माथे से कोई लेजर बीम निकली थी। नहीं, इसे इस रूपक की तरह पेश किया गया है कि कैसे उच्च चेतना ने वासना पर विजय पाई। ये कहानी खुद ही इशारा कर रही है कि यह पूरी अवधारणा सिंबॉलिक है। पीनियल ग्लैंड से इसे जोड़ना एक पुराने आध्यात्मिक विचार को मॉडर्न दौर में क्रेडिबल बनाने की कोशिश लगती है। जब हम एक शक्तिशाली प्रतीक को सिर्फ एक ग्रंथि तक सीमित कर देते हैं, तो हम उसके गहरे अर्थ को कम कर रहे होते हैं। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन प्रतीकवाद से ज्यादा यहाँ तकनीक पर जोर है। स्रोत एक साफ और दोहराई जा सकने वाली विधि बताता है। सीधी रीढ़ की हड्डी के साथ बैठना, शांभवी मुद्रा का अभ्यास, जिसमें आंखों को भौहों के बीच में केंद्रित किया जाता है, और सात्विक भोजन व मौन जैसी जीवन शैली में बदलाव। इसे एक तकनीक की तरह बताया गया है, जिसका मकसद ऊर्जा यानी प्राण शक्ति को सुषुम्ना नाड़ी के जरिए ऊपर भेजकर उस ग्रंथि को फिजिकली स्टिमुलेट करना है। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी बंद पड़े कंप्यूटर को चालू करने के लिए पावर सप्लाई देते हैं। यही तो बायो इंजीनियरिंग है। कई लोग बताते हैं कि अभ्यास के दौरान माथे के बीच में जो दबाव, ये झुंझुनी महसूस होती है, वो इसी फिजिकल एक्टिवेशन का सबूत है। सुनिए, यहाँ मुझे एक दिक्कत नजर आती है। आप जिन तरीकों की बात कर रहे हैं, ध्यान, सही खान पान, अच्छी पॉस्चर, ये तो मानसिक स्पष्टता और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जानी मानी तकनीकें हैं। इनके फायदे हजारों सालों से पता है
और अब तो साइंस भी इन्हें मानता है। स्रोत बस इन्हीं इस्टैब्लिश तरीकों को एक सुपर पावर जगाने वाले ब्रेन हैक के रूप में रीपैकेज कर रहा है। रही बात माथे में होने वाली सनसनी की, तो उसे किसी एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने का साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल असर भी तो कहा जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि कोई ग्रंथि जाग रही हो सकता है आप एक शांत मन से मिलने वाले फ़ायदों को किसी रहस्यमयी ग्रंथि के जागने का नाम दे रहे हों। लेकिन ये सिर्फ शांत मन से कहीं आगे की बात है। अगर ऐसा होता तो स्रोत ये क्यों कहता कि जब तीसरी आंख सक्रिय हो जाती है तो भविष्य देखना बहुत छोटी बात है। ये आपको झूठ पकड़ने, सही फैसले लेने और अपनी किस्मत खुद बनाने की ताकत देता है। ये सिर्फ दिमागी शांति नहीं है, ये तो बोध या परसेप्शन का एक नया डायमेंशन खोलने जैसा है। स्रोत कहता है कि हम अपनी 5 इंद्रियों से असलियत का सिर्फ 1% हिस्सा ही जान पाते हैं। ये उस छिपे हुए 99% तक पहुंचने का दरवाजा है। एक मिनट, चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। जिसे स्रोत भविष्य देखना या झूठ पकड़ना कह रहा है, क्या ये असल में एक बहुत ज्यादा विकसित अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन नहीं हो सकता? जब कोई व्यक्ति ध्यान और आत्मचिंतन से शांत और केंद्रित होता है, तो वो उन छोटे-छोटे सामाजिक संकेतों, बॉडी लैंग्वेज और ऊर्जा के बदलावों को पढ़ने में माहिर हो जाता है, जिन्हें हम आमतौर पर नजरअंदाज कर लेते हैं। स्रोत में रस्सी और सांप का जो उदाहरण है, वो तो एकदम सटीक है। अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना डर और भ्रम है। जब आप शांत और स्पष्ट होते हैं, तो आपको रस्सी रस्सी ही दिखती है। ये एक साइकोलॉजिकल जीत है, कोई सुपर पावर नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि आपके माथे में एक नई आंख खुल गई जो अंधेरे में देख सकती है, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि आपका मन साफ हो गया है। ये एडवांस्ड साइकोलॉजी है, पैरासाइकोलॉजी नहीं। मैं आपकी बात की सराहना करती हूँ, लेकिन यह तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। स्रोत दिमाग के तार्किक और रचनात्मक यानी लॉजिकल और क्रिएटिव दोनों हिस्सों को एक साथ सक्रिय करने की बात करता है, जिसे जीनियस स्टेट कहा गया है। यह सिर्फ इंट्यूशन से ज्यादा है। यह अनुभूति की एक ऐसी एकीकृत अवस्था है जहां विश्लेषण और भावना मिलकर काम करते हैं। यह दिमाग के काम करने के तरीके में एक बायोलॉजिकल बदलाव का इशारा देता है। यह सिर्फ बेहतर साइकोलॉजिकल आदतें डालने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे न्यूरोलॉजिकल हार्डवेयर को ही अपग्रेड करने के बारे में है। क्या आपको नहीं लगता कि ये महज दिमाग को शांत करने से कहीं ज्यादा गहरी बात है? मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये अभ्यास दिमाग को बदल सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी तो एक साबित हो चुका वैज्ञानिक तथ्य है। हम जानते हैं कि ध्यान दिमाग के उन हिस्सों में फिजिकल बदलाव लाता है जो ध्यान और भावनाओं को कंट्रोल करने से जुड़े हैं। लेकिन इस बदलाव का श्रेय पीनियल ग्लैंड के किसी रहस्यमयी जागरण को देना एक ऐसी छलांग है जिसकी जरूरत नहीं है। स्रोत क्या कर रहा है? वह उन फायदों को ले रहा है जिन्हें ध्यान का विज्ञान भी मानता है और उन्हें एक रहस्यमयी, प्रूव न हो सकने वाले मैकेनिज्म से जोड़ रहा है। इससे होता यह है कि हमारा ध्यान उन असली साइकोलॉजिकल फायदों से हटकर एक सुपर पावर की खोज में लग जाता है। तो आपके अनुसार ये एक लाइट स्विच की तरह है, ऑफ या ऑन? मेरे अनुसार ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे आप धीरे धीरे अभ्यास से मजबूत करते हैं। आपका सादृश्य अच्छा है पर अधूरा है। ये एक मांसपेशी हो सकती है, लेकिन ये कोई साधारण मांसपेशी नहीं है। इसे मजबूत करने से जो क्षमताएं मिलती हैं, वे साधारण नहीं है। स्रोत में ऑरा और वाइब्रेशन को महसूस करने की बात कही गई है। ये हमारी जानी पहचानी 5 इंद्रियों के दायरे से बाहर है। अगर ये सिर्फ मनोविज्ञान होता तो हम नई तरह की चीजों को महसूस करने की बात क्यों करते? ये एक अलग तरह के सेंसरी ऑर्गन, एक संवेदी अंग के सक्रिय होने का संकेत देता है। इसे सिर्फ दिमाग को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना कहकर हम इसकी असल क्षमता को कम कर रहे हैं। और क्या स्रोत ये बताता है कि ये सेंसरी ऑर्गन काम कैसे करता है? क्या कोई मॉडल है? देखिए, ऑरा और वाइब्रेशन जैसे शब्द आध्यात्मिक दुनिया में बहुत प्रचलित हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से बहुत अस्पष्ट हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये शब्द भी एक बहुत ही सूक्ष्म स्तर की साइकोलॉजिकल और इमोशनल समझ को बयान करने के तरीके हों? जब हम कहते हैं कि उस कमरे की वाइब अच्छी नहीं थी, तो हमारा मतलब ये नहीं होता कि हमने कोई भौतिक कंपन महसूस किया। हमारा मतलब होता है कि हमने अवचेतन रूप से तनाव या नकारात्मकता को भांप लिया।
स्रोत शायद इसी गहरी मनोवैज्ञानिक समझ को एक ज्यादा नाटकीय भाषा में पेश कर रहा है। अगर हम सारी बातों को एक साथ देखें तो स्रोत हमें एक बहुत ही व्यवहारिक नक्शा दे रहा है। ये कह रहा है कि इंसान के अंदर एक छुपी हुई ताकत है, एक बायो इंजीनियरिंग की संभावना जो भौतिक रूप से पीनियल ग्लैंड में मौजूद है। जो तरीके और जीवन शैली में बदलाव बताए गए हैं वो सिर्फ मन को शांत करने के लिए नहीं है, वो धारणा की एक ऊंची अवस्था का ताला खोलने और असलियत की गहरी समझ तक पहुंचने की एक व्यवहारिक तकनीक है। ये हमारी जैविक क्षमता का अगला पड़ाव हो सकता है। और मैं कहूंगा कि स्रोत विज्ञान और तकनीक की भाषा का इस्तेमाल उस चीज को समझाने के लिए कर रहा है जो असल में एक गहरी आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक यात्रा है। इसमें कोई शक नहीं कि जिन अभ्यासों की ये सिफारिश करता है उनसे स्पष्टता और अंतर्ज्ञान जैसे कीमती नतीजे मिलते हैं, लेकिन ये साबित हो चुके मनोवैज्ञानिक सुधार हैं, किसी रहस्यमयी अंक का जागरण नहीं। तीसरी आंख कोई खोलने के लिए बनी लिटरल आंख नहीं है, बल्कि ये आंतरिक ज्ञान, स्पष्टता और भ्रम से परे देखने की शक्ति का एक शक्तिशाली और कालातीत प्रतीक है। ये तो साफ है कि हम दोनों इस बात पर सहमत हैं कि यह सामग्री आत्म अन्वेषण और आंतरिक विकास की यात्रा को बढ़ावा देती है। यह मानसिक स्पष्टता और गहरी जागरूकता के महत्व पर जोर देती है, चाहे हम उस तक पहुंचने के रास्ते को कुछ भी नाम दें। बिल्कुल। हमारी असहमति का मुख्य बिंदु इसी बात पर टिका है कि क्या यह यात्रा एक शाब्दिक बायोलॉजिकल महाशक्ति को जगाती है, जैसा स्रोत दावा करता है, या ये प्रतीकात्मक मार्गदर्शन के जरिए गहरी मनोवैज्ञानिक समझ विकसित करती है। शायद असल मुद्दा ये है ही नहीं कि कौन सही है। शायद स्रोत हमें ये दिखा रहा है कि हम चाहे बायो इंजीनियरिंग की भाषा का इस्तेमाल करें या मनोवैज्ञानिक रूपक का, दोनों ही उस एक ही गहरी मानवीय इच्छा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, स्पष्टता और खुद से एक गहरा जुड़ाव हासिल करना। बहस शायद इस बात पर नहीं है कि सच क्या है, बल्कि इस पर है कि कौन सी भाषा हमें उस यात्रा पर चलने के लिए सबसे अच्छी प्रेरणा देती है।